हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में, सब कुछ सही चल रहा है? हाँ, होपफुली आप सही चल रहा है। आप मुझसे नाराज होंगे, नाराज इस बात से होंगे कि पिछले 4 दिनों से क्लासेस नहीं हुई है। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था किसी इमरजेंसी काम से, जिस वजह से मैंने क्लास नहीं ले पाया। लेकिन है कि विश्वास करें, बिलीव करें, अब से अभी कभी ऐसा नहीं होगा। अगर कभी ऐसा मुझे, क्योंकि इमरजेंसी में जाना पड़ा सडनली, क्योंकि अगर पहले से प्लानिंग होती तो मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड कर देता। लेकिन है कि अचानक सडनली कोई ऐसा काम पड़ गया जिस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, तो जिसकी वजह से 4 दिन क्लासेस नहीं हुई। तो आप मुझसे नाराज भी होंगे, बहुत सोच रहे होंगे पता नहीं सर गायब हो गए, अब पता नहीं इतना ही पढ़ाना था इनको। नहीं, ये तो अभी जस्ट शुरुआत हुई है। अभी हमें बहुत लंबा चलना है और बहुत आगे तक चलना है। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि सर आप, मुझे लगता है कि व्यूज कम होने की वजह से छोड़ दिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यूज कम ज्यादा ये सब तो चलते रहते हैं। शुरुआत है, शुरुआत में काफी अच्छा है, सहयोग है। मैंने देखा है कि मतलब काफी अच्छा है, मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है और वो चीजें चलती रहेंगी। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी भी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई होंगी और आप भी पढ़ाई में लगे हुए होंगे अच्छी तरीके से। तो अपन सीक्वेंस एंड सीरीज बस लास्ट मोमेंट पे ही है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो आपका बचा हुआ था, मेरे ख्याल से 2-3 क्लासेस के अंदर सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गई, मैक्सिमम 2 क्लासेस। आज हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे। और आज हम क्या क्या करेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड टर्म्स, हार्मोनिक टर्म्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन टू टर्म्स, यह करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका आरएमएस और आई थिंक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस पर करेंगे। और इंकल्सिव एक कॉन्सेप्ट है, उस पर अपन कर लेंगे। मतलब 1-2 क्लासेस और लगेगी इसके बाद से, उसके बाद एक सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप बताना मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि 12 का भी, काफी बच्चों का है कि सर 12 का भी एक चैप्टर पढ़ा दो। तो देखता हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं 11th के साथ साथ 12 का भी 1-2 चैप्टर को, पहले जैसे 11th के हमने 4-5 चैप्टर कर लिए, तो तब तक आप लोग ये पढ़ोगे 11th के बच्चे। 12 के बच्चे भी चाहते हैं तो मैं 12 के बच्चों को भी 2 चैप्टर 12 का पढ़ा दूंगा। फिर 11-12 इस तरीके से अपन चलते रहेगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी जो क्लासेस 4 दिनों से नहीं हुई, इसके लिए मैं काफ़ी क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो देखने के बाद मजा आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और सबसे ज़्यादा अच्छा, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलें शुरू करें। चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। चलिए कि आज ही मैं आया हूँ काफ़ी लंबी लॉन्ग जर्नी करके, तो थोड़ा सा चेहरा बुझा बुझा हुआ सा तो लग रहा होगा मेरा, लेकिन कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनी, हार्मोनी समझते हो वैसे? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पढ़ते होगे फिजिक्स में, एसएचएम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स का। बहुत ही फारू टाइप का चैप्टर है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस भी जेई भर भर के इस पर पूछता है। तो वो वाला हार्मोनी नहीं है, दूसरा हार्मोनी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अलग था, आपको अपन करेंगे हार्मोनिक। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, क्या होता है इसे पहले समझते हैं। एक्चुअली अगर मैं एचपी इसका कह सकते शॉर्ट फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैं लिख देता हूं पूरा प्रॉपर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो होता क्या है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन? एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना है तो कह सकते हो कि एचएम, जिसको एचएम भी बोलते हैं, एचएम हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या एचपी हार्मोनिक मीन, जो भी कह सकते हो। एच हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी जो होता है वह जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है। क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एपी। मतलब यह एपी का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब कोई भी चीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती एक्चुअली में बोलो। जैसे बोलता है ना कि 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो कुछ जैसे समथिंग आप देखते हो कि एक सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या समझाते हैं? एक निश्चित बार बार संख्याओं को बार बार ऐड कर रहे हैं, एक बार बार टर्म्स को हम ऐड करते जा रहे हैं, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। किसी पर्टिकुलर सेम नंबर से बार बार हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं या डिवाइड करते जा रहे हैं, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो भाई एडिशन सब्सट्रैक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लिया, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लिया। 4 ही चीज तो होती है, तो हार्मोनी के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हार्मोनी ने बोला कि मैं एपी का उल्टा हो जाऊंगा, मैं एपी रहूंगा नहीं,
है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी जो आत्मा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। उसके जितने फॉर्मूले, जितने क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी बनेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही बनेंगे। लेकिन उसको अपना नाम अलग करना था कि नहीं मैं तो अपना अलग रहूंगा, तो अपना अलग संसार बचाऊंगा। तो वो अपना अलग संसार बचाने के चक्कर में क्या हुआ, अर्थमेटिक का जस्ट रेसिप्रोकल है, मतलब वो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ एपी है। मतलब कोई संख्याएं अगर एपी में है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे देखो कि यह 3 5 7 9 11 डॉट 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 इन एपी, यह क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, तो 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11, दिस इज इन एचपी, और कुछ नहीं, नथिंग बट, कुछ नहीं है ये वही है, यह अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। दिस इज कॉल्ड द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही अपोजिट रेसिप्रोकल जो होता है वह क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। गॉट इट। जैसे मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाया, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर संख्याएं दी गई हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN इन AP, ये क्या है, AP में। तो भाई साहब अभी जस्ट मैंने क्या समझाया कि इसका उल्टा, मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 एंड डॉट 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 1/AN इन HP, यह HP में। मतलब इसका पहला टर्म 1/A1 है, दूसरा टर्म 1/A2 है, तीसरा टर्म 1/A3 है, चौथा टर्म 1/A4 है, और nवा टर्म 1/AN है। तो A1 के बारे में आपको पता है कि अगर इसका A लिख दिया हमने मान लो, तो यह अगला क्या आएगा, यह अगला आ जाएगा A प्लस डी। अगर मैं इसको लिखूं तो यह अगर A है तो यह क्या है, A प्लस डी है। यह क्या है, A प्लस 2D है। यह क्या है, A प्लस 3D है। और यह क्या है, यह है A प्लस n-1 इंटू डी। यही है ना, बोलोगे हाँ यही है, तो बस इसको लिखते जाओ। यह क्या आया, A प्लस 2D है। यह क्या आया, A प्लस 3D है। और डॉट 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 ये क्या है, A प्लस n-1 इंटू डी। और ये किस में है, इन HP में। बस वही है, सेम चीज है, बस वही सेम चीजें। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो अगर मान लो तुम्हें nवा टर्म लिखना है, भाई मुझे nवा टर्म लिखना है, जिसमें tnवा टर्म क्या आएगा, 1/A प्लस n-1 इंटू डी। कुछ भी नहीं है बस इसमें, बस जो चीज AP में है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वह किस में बन जाएगा, वह HP में बन जाएगा। वह किस में बन जाएगा, HP में बन जाएगा। गॉट इट, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब इस पर बेसिक सवाल पहले करते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। बहुत सिंपल बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन करते हैं। एक बेसिक लेवल का सवाल आपके पास दिया हुआ है, द थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HP आर, इफ दिया हुआ है, इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HP आर, क्या क्या है, यह क्या क्या है बताओ। तीसरा टर्म अपने पास दिया हुआ है 1/3 1/5 1/3 1/5 1/3 1/5 एंड 3/203 3/203 रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है देखो, तीसरा टर्म, छठा टर्म एवं लास्ट टर्म किसी HP का क्या है, 1/3 1/5 एंड 3/203। मतलब तीसरा टर्म दिस, छठा टर्म दिस, और लास्ट टर्म दिस है दिया हुआ। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, ये बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो जनाब आप इसमें यह देखिए कि कोई संख्या अगर AP में होती है तो मतलब HP में होती है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, AP में होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब 1/3। तो अभी जस्ट अभी देखो यहां ध्यान से, इसका तीसरा टर्म कौन है बताओ, 1/A प्लस 2D है। अगर किसी HP का, यह HP में है ये टर्म, यह दिस यह सब किस में है, HP में। तो इसका तीसरा टर्म तुम्हें क्या दिख रहा है, 1/A प्लस 2D। इसका अगर मैं छठा टर्म लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, 1/A प्लस 5D। और इसका nवा टर्म क्या है, 1/A प्लस n-1 इंटू डी। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि इसका तीसरा टर्म मतलब 1/A प्लस 2D की वैल्यू जो है वो 1/3 है।
फिर अपने पास क्या है इसका छठा टर्म 1/a+5d की जो वैल्यू है वो 1/5 है। तो इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूं और एनवा टर्म भी लिख लो, एनवा टर्म क्या है 1/a+n-1 इंटू डी जो है वो दिया हुआ है 3/203। कोई डाउट? तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब n निकालना है। तो पहला काम क्या करते हैं कि अपन a और d को एलिमिनेट करते हैं। जरा इससे देखो, इससे मुझे आया कि a+2d की वैल्यू जो है वह 3 है, और इससे मुझे नजर आया कि a+5d की जो वैल्यू है वो अपने पास 5 है। सॉल्व कर दो, दोनों को सॉल्व कर दोगे कत्लेआम होगा दिस। तो यहाँ क्या आया -3d इक्वल टू -2, मतलब d इक्वल टू आ गया 2/5। d का मान कितना आया 2/5। अब d का मान 2/5 या 2/3, दिस इज नॉट 2/5, दिस इज 2/3। तो भैया अब a निकाल दो, तो a निकालना चाहो तो इसमें पुट कर दो, किसी में पुट करो, इसी में पुट कर दो। तो a इक्वल टू क्या आएगा 3 - 2d, मतलब 3 - 4/3, मतलब दिस विल बी द व्हाट 5/3। a की वैल्यू कितनी हो गई 5/3, a की वैल्यू कितनी हो गई 5/3, d का मान क्या आया 2/3। गॉट इट? तो अब बस इसमें पुट कर दो। अगर मैं इसमें पुट करने जाऊं तो बताओ a+n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 203/3। चलो भैया a का मान पुट करो, व्हाट इज a 5/3 प्लस n-1, d का मान क्या है 2/3 इक्वल टू क्या है 203/3। क्या दोनों बगल 3 एलसीएम लेके हम 3 को काट सकते हैं? दोनों बगल 3 एलसीएम लेके हमने 3 को काट दिया। अब बताओ क्या आ गया यहाँ 5 + 2n-2 इक्वल टू 203। तो बताओ यहां से क्या आ गया 2n की वैल्यू कितनी आ गई 3 उधर चला गया, मतलब 200। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 100। बताओ कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 100। एक बार फिर से देख लो, कुछ है नहीं सवाल में, सिंपल सा एक बार बहुत बेसिक पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूं। क्या दिया है कि द थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एचपी आर 1/3, 1/5 एंड 3/203। एक टर्म्स, कुछ टर्म्स जो है वो एचपी में है, उसका पहला तीसरा टर्म 1/3 है, छठा टर्म 1/5 है और लास्ट टर्म 3/203 है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये 1/1/a1, 1/a2, 1/3 ये सब एचपी में है, तो इसका पहला टर्म क्या है 1/a, दूसरा टर्म क्या है 1/a+d, तीसरा टर्म क्या है 1/a+2d, ये क्या है 1/a+3d, तो एनवा टर्म क्या है 1/a+n-1 इंटू डी। ये अभी हमने जस्ट पढ़ा। तो यहां से मैंने लिखा कि इसका तीसरा टर्म है 1/a+2d की वैल्यू 1/3, इसका छठा टर्म है 1/a+5d इक्वल टू 1/5। इसको सॉल्व किया, दिस वन इन दोनों से हमने a और d की वैल्यू निकाली, d आ गया 2/3 और a का मान जो आ गया वो आ गया 5/3। अब यह जो इक्वेशन है कि एनवा टर्म है, एनवा टर्म क्या आएगा 1/a+n-1 इंटू डी, ये 3/203 है। रेसिप्रोकल किए दिस वन। अब इसमें क्या किए a और d का मान पुट कर दिए, a और d का मान आपने जैसे पुट किया n का मान क्या आ गया 100। तो सो इजी सवाल था, कुछ सवाल में कुछ था नहीं, बस सिंपल से पुट गेट एंड गॉट द फॉर्मूला। फॉर्मूला पुट करना था और आंसर निकालना था, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट, कुछ था नहीं सवाल में। तो अभी पहला सवाल था इसलिए मैंने बहुत इजी सा, पहले एक सवाल और करते हैं फिर जेई मेंस का सवाल करेंगे, ठीक है? एक सवाल अपन और करते हैं। देखिए, द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एचपी इज 2/5 एंड 12/23 दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एचपी इज, किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहला दो टर्म्स क्या क्या है, पहला दो टर्म्स दिया हुआ है 2/5 एंड 12/23, 2/5 एंड 12/23 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली की मीनिंग समझते हो, क्रमशः जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। अब दिया हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, फाइंड लार्जेस्ट टर्म मतलब सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, यही बताना।
तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए, कुछ भी नहीं है। अगर किसी HP का पहला दो टर्म्स 2/5 और 12/23 है तो लार्जेस्ट टर्म क्या आएगा? तो इसका पहला टर्म क्या समझाया था, किसी भी HP का पहला टर्म क्या होता है 1/a, अगला टर्म क्या होता है 1/a प्लस डी, यह दे रखा है। ये क्या क्या दे रखा है 2/5 और 12/23। और एनवा टर्म अगर मैं बोलूं तो एनवा टर्म हो सकता है एनवा टर्म लार्जेस्ट टर्म हो, तो एनवा टर्म हमने लिख दिया a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को माना कि ये हमारा सबसे लार्जेस्ट टर्म है। अब कौन सा है वो n पता नहीं, जब देखते हैं भविष्य में। तो भाई भविष्य की ओर चलते हैं अपन। तो पहले क्या दिया अपने पास 1/a, 1/a का मान 2/5, मतलब कह सकते हो a इक्वल टू 5/2। दूसरा क्या दे रखा है झटपट बोलो, 1/a प्लस डी इक्वल टू क्या दे रखा है, जैसे 12/23। तो आप इसे लिख सकते हो a प्लस डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो 23/12। वेरी नाइस। अब a का मान ले जाके पुट कर दो इसमें, तो d इक्वल टू क्या आ गया 23/12 माइनस 5/2। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया अपने पास 12, एलसीएम लिया तो d इक्वल टू क्या आया d। ओ नो, ये तो हैंग कर गया। वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, तो d का मान नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। तो d इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम हो गया 12, 12 हो गया तो अपने पास क्या आया 23 माइनस 6 30, मतलब दिस विल बी व्हाट -7/12 -7/12। ये आपके पास d का मान आ गया, a का मान आ गया। भैया nth टर्म निकालते हैं, यही सबसे लार्जेस्ट है 1/a का मान a इज व्हाट 5/2 प्लस n-1 d का मान क्या है -7/12। तो भाई अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या लिखूं मैं बताओ, 1 एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम आ गया 12 30 प्लस यहां कितना आया बताओ 12, तो यहां क्या आ गया -7n प्लस 7। तो जनाब अब यहां ध्यान से देखें तो यह क्या आ गया 12/37 माइनस 7 है, यही है 12/37 - 7 है। अब यह हाईएस्ट होना चाहिए, इसको मैं दूसरे पेज के लिए चलता हूं कि तुम्हारा जो टीएनवा टर्म आया है वह 12/37 माइनस क्या है 37 - 7, दिस इज द हाईएस्ट। और टीएन लार्जेस्ट होना चाहिए, मतलब टीएन विल लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, लार्जेस्ट मतलब क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। अब एक बार देख लो जाओ पहले, उसके बाद उसकी ओर ले चलूंगा मैं तुम्हें। यहां तक हमने क्या सीखा, हमने यहां तक सीखा कि पहला दो टर्म लगभग 2/5 और 12/23 है। तो भैया पहला दो टर्म मतलब पहला टर्म तो 1/a होता है, तो 1/a का मान क्या हो गया 2/5, तो इससे हमारा a का मान 5/2 आया। दूसरा टर्म क्या होता है 1/a प्लस डी, 1/a प्लस डी 12/23 है, तो a प्लस डी की वैल्यू 23/12 23/12। Just put the value of a, you got the d, d is equal to -7/12, d is equal to -7/12, you got it, got it। अब मान लो कोई टर्म, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है जो लार्जेस्ट है, माना कि वह n टर्म होगा जो लार्जेस्ट है, तो tn टर्म 1/a प्लस n-1 इंटू डी, पुट कर दिया a और d, तो हमारे पास tn टर्म आया 12/37 - 7 है, 12/37 - 7 है, यही हमारा nth टर्म आया। अब यह हमारा nth टर्म आया तो हमें करना क्या है कि हमारा nth टर्म मैक्सिमम होना चाहिए। तो भाई साहब यह मैक्सिमम कब हो, कोई भी चीज फ्रैक्शन में है वो मैक्सिमम कब होता है, जब नीचे वाला कम से कम हो, मिनिमम हो। तो नीचे वाला मिनिमम, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/समथिंग x, तो यह पूरी संख्या मैक्सिमम कब होगी जब x न्यूनतम है, सबसे कम से कम। और यहां तो यह पॉजिटिव होगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, कि यहां अपने पास पॉजिटिव होगा, मतलब लार्जेस्ट मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पॉजिटिव सबसे बड़ी संख्या होती है ना, तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो भाई साहब ये पॉजिटिव होना चाहिए और बड़ी होनी चाहिए, मतलब यह चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। और इसको पूरे को मैक्सिमम बनाने के लिए ये पूरा मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला पोर्शन जो होगा वह क्या होगा अपने पास कम से कम होगा। तो 37 - 7n कम से कम क्या हो सकता है,
जीरो के करीब हम जा सकते हैं। तो जीरो के करीब जा सकते हैं मतलब n की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूं, n की वैल्यू, तो 37 माइनस 7 इंटू 5 मतलब 35, मतलब क्या आ जाएगा 2। इससे छोटा हो सकता है। बोले सर n की वैल्यू 6 पुट कर दो, n की वैल्यू 6 पुट करो, 37 माइनस 42 माइनस निगेटिव आ जाएगा। n की वैल्यू कम से कम ये 2 से नीचे जाएगा। 37 में तुम कुछ घटा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा घटाओगे। इसको हमें 37 से समझना ध्यान से, 37 माइनस 7n को मुझे क्या बनाना है, मिनिमम। मतलब 37 में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा घटा के उसको कम से कम कर दो। तो 37 में मैं घटाऊंगा 7n। अब n तो अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1.5 2 2.5 थोड़ा हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 पुट करोगे तो मुझे लगा n की वैल्यू में 5 पुट करूं तो ये 37 माइनस 35 मतलब 2 आ गया। क्या n की वैल्यू 6 पुट कर सकता हूं, 6 पुट करो तो निगेटिव आ जाएगा। मतलब मेरा मानना यह है कि इसका जो मिनिमम मान आएगा वह क्या आएगा, 2। तो tn अगर मैक्सिमम होगा तो tn क्या आएगा, 12 अपॉन 37 माइनस 7 की वैल्यू कितनी आई, 2, मतलब क्या आएगा 6। तो अगर मैक्सिमम एचपी का अधिकतम मान अगर मैं बोलूं उस एचपी का, तो उस एचपी का अधिकतम मान क्या है, 6 है। और पूछा कौन सा टर्म, तो वो पांचवा टर्म। वो कौन सा टर्म होगा, तो पांचवा टर्म सबसे लार्जेस्ट होगा और उस लार्जेस्ट का मान क्या आएगा, 6। उस लार्जेस्ट का मान क्या आएगा, 6। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, देखो यही इस क्वेश्चन का क्या था, एक मतलब यहां तक हर बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां आ गई थी, बस प्रॉब्लम इस पर फोकस करना था कि यह हमारा मैक्सिमम है। 12 अपॉन समथिंग यह मैक्सिमम होना चाहिए। 12 तो चेंज हो नहीं सकता, जो नीचे है वह कम से कम हो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1/, तुम अकेले भाई हो तब प्रॉपर्टी बंटवारा ज्यादा होगा, या तुम 10 भाई हो तो 1/10 भाग मिलेगा, 20 भाई हो 1/20 भाग मिलेगा। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी घटते जा रही है ना, तो तुम्हें मैक्सिमम चाहिए, मतलब नीचे वाला हो ही नहीं, अकेले भाई हो। तो भाई यह कम से कम हो जाए। तो 37 माइनस 7n कम से कम क्या हो सकता है कि n का मान 1 2 3 पुट करते जाओ तो n का मान हम देखे 5 पुट किए तो यह 2 आ गया। इससे छोटा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि n का मान अगर तुम 6 पुट कर दोगे, नंबर ऑफ टर्म 6 पुट करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमें लार्जेस्ट मान चाहिए, तो निगेटिव में तो और सबसे कम हो जाएगा। तो अपन ने n का मान 5 पुट किया, हिट एंड ट्रायल से पता चल गया कि tn क्या आ गया, 6 आ गया। कोई डाउट, नो डाउट। चलिए अब एक जेई का सवाल करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है ये, जेई 2012 का सवाल है। जेई 2012 का सवाल है। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 A2 A3 AN इन AP। यह AP में दिया हुआ है, A1 A2 A3 AN इन AP नहीं, दिस इज HP, HP दिया हुआ, सॉरी यह HP में है, AP क्यों लिख रखा हूं, यह HP में। और क्या इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन है कि A1 की वैल्यू 5 है, A1 की वैल्यू 5 है, और A20th का मान 25 है, 20वां टर्म जो है वो 25 है। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव n फॉर विच an लेस देन 0। क्या है क्वेश्चन, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू of n so that an is less than 0। मतलब इस सवाल में यह दिया है, एपी में भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो कि A1 A2 A3 AN HP में है। A1 पहला टर्म 5 है, 20वां टर्म 25 है। और क्या दे रखा है कि n का पॉजिटिव वैल्यू, ऑब्वियसली n पहला दूसरा तीसरा, निगेटिव टर्म्स कभी हो सकता है, माइनस पहला माइनस दूसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा टर्म्स में से nवां टर्म कौन सा होगा कि जो निगेटिव होगा, पहला निगेटिव टर्म्स कौन सा होगा। मतलब ये पहला टर्म 5 है, फिर इस तरीके से यह HP में, तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा, मतलब n का मान क्या होगा जिसके लिए nवां टर्म निगेटिव हो जाए, जिसके लिए nवां टर्म क्या हो जाए, निगेटिव। तो जरा इसको बनाते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि A1 A2 A3 AN इन HP। अब भैया HP का तो कोई औचित्य ही नहीं है, वह सॉल्व होने के लिए ही AP के पास ही आता है। तो AP के पास आता है, वो बोलेगा कि 1/A1 1/A2 1/A3 यह 1/AN इन AP। अब HP भूल जाओ, अब ये सब क्या है, AP में, ये सब क्या है, AP में। 1/, दिस इज द AP, यह AP में।
अब आप यहां ध्यान से देखो कि ये पहला टर्म क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये पहला टर्म है। तो ये पहला टर्म कह सकते, इसको नाम दिया कि ये पहला टर्म क्या है, 1/a। तो 1/a1 मतलब 1/5, ये पहला टर्म है। यह a/120 मतलब ये 20वां टर्म है। तो ये 20वां टर्म है, मतलब a प्लस कह सकते हो 19d की वैल्यू जो है वो 1/a20 है। a20 क्या है, 1/25 है। समझ रहे हो कि पहला टर्म 1/5 है, पहला टर्म क्या है 1/5 है, और क्या है, पहला टर्म 1/5 है, और a प्लस 19d की वैल्यू 1/25 है। a प्लस 19d की वैल्यू क्या है, 1/25 है। समझ पा रहे हो, यहां कोई दिक्कत नहीं। देखो यह एचपी में अच्छी बात है, लेकिन रेसिप्रोकल कर दिया तो यह एपी में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यह एपी का पहला टर्म है, यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा टर्म है, यह 20वां टर्म है। तो पहला टर्म क्या है, 1/a1। तो पहला टर्म को हमने a माना, तो 1/a1 पहला टर्म है, तो 1/a1 की वैल्यू 5, तो 1/5 ये पहला टर्म आ गया। अगर मैं बोलूं कि यह a/20 1/a/20 मतलब ये क्या है, 20वां टर्म है। 20वां टर्म क्या होता है, a प्लस 19d। a प्लस 19d क्या हुआ, तो a प्लस 19d दे रखा है 1/a20। a20 का मान क्या है, 25, तो 1/25। अब दोनों को अलग की ओर ले चलते हैं, दोनों को अलग की ओर ले चलते हैं अपने पास, कि a इक्वल टू दिया हुआ है 1/5 और a प्लस 19d की वैल्यू दिया हुआ है 1/25। चलो भैया आप इसमें पुट कर दो, तो d आ जाएगा। तो यहां पुट कर दोगे तो 1/5 प्लस 19d इक्वल टू 1/25। तो अपने पास क्या आ गया, 19d इक्वल टू क्या आ गया, 1/25 माइनस 1/5। तो d इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम आ गया 25, यहाँ आ गया 1 माइनस 5 मतलब -4, 19d लिख दो। तो यहाँ क्या आ गया, दिस इज -4/25। तो यहां से d की वैल्यू आ गई -4/19 इंटू 25, 19 इंटू 25, ये डी का मान आ गया। मुझे पूछा क्या है था इस सवाल में, जरा बताना। तो मुझे पूछा है कि लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n सो दैट an लेस देन 0, मतलब nवां टर्म निगेटिव होना चाहिए। ये जेई 2000 क्या बताया था, 2012 का सवाल था ना, ये 2012 का सवाल, ये जेई 2012 का क्वेश्चन बच्चे, जेई 2012 का सवाल है। चलो देखते हैं, nवां टर्म लिखते हैं पहले। चलो भाई nवां टर्म लिखो। तो nवां टर्म क्या आएगा बताओ, nवां टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो a क्या है, a 1/5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, -4/19 इंटू 25। और यह लेस देन 0 होना चाहिए। क्या बोल रहा है, an जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो an लेस देन 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो भैया आप इसमें एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, 19 इंटू 25 एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या आ गया, 5 इंटू 19, 5 इंटू 19 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यही 0 होगा। तो ये क्या आएगा, 95 माइनस 95 प्लस 4 99 माइनस 4n लेस देन 0। तो 4n ग्रेटर देन 99, तो n ग्रेटर देन किससे, 99/4। ये क्या हुआ, 24 इंटू 3/4। तो 24:3 24.75 से बड़ा, तो वह कौन सा होगा, 25वां। तो n 25वां वो टर्म है, 25वां वो टर्म है जो पहला क्या है, नेगेटिव टर्म से। वह आंसर क्या है, 25, मतलब 25वां वो टर्म है। देख लेगा, फिर से देखते हैं। कुछ था नहीं सवाल, संबल सा दिया था, A1 A2 A3 AN इन HP, ये HP में है। A1 5 है, ठीक है। A20 जो है वो 25 है। वो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ है, मतलब n का वो कम से कम छोटा से छोटा क्या मान हो सकता है कि जिसके लिए वह, मतलब कह सकते हो पहला टर्म, मतलब इधर से हम घटते जा रहे हैं, जो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वह एक टर्म में आएगा कि वह nवां टर्म वह निगेटिव हो जाएगा। तो वह कौन होगा, n का वो मिनिमम मान क्या होगा, क्योंकि बहुत बार निगेटिव होगा। तो सबसे पहला टर्म कौन सा निगेटिव होगा, मतलब n का वो सबसे कम मान के जिसके निगेटिव हो जाए। तो पहले देखा कि यह HP में, अच्छी बात है। तो यह इसका रेसिप्रोकल किया, यह AP में आ गया। अब यह AP में आ गया, अपना काम ऐसे ही चलेगा। ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, यह 20वां, और वैसे nवां टर्म है। तो पहला टर्म तो क्या है, 1/A1 मतलब 1/5, और 20वां टर्म क्या है, a प्लस 19d। a प्लस 19d दिया हुआ 1/25, यह दिया हुआ 1/25। चलो भैया इसमें पुट कर दिए, इसमें पुट कर दिए, सिंपल सा आ गया कि a प्लस 19d इक्वल टू 1/25। a का मान पुट किए, अपने पास d का मान आ गया। nवां टर्म निकाला,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पुट कर दिए, यह निगेटिव होना चाहिए, तो सॉल्व करके आया n ग्रेटर देन 24 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग से अगला टर्म क्या होगा 25, तो आंसर क्या आया 25वां टर्म। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वेरी नाइस। चलिए जनाब, आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक थ्योरी समझाता हूं, एक थ्योरी पहले समझाता हूं फिर आगे की ओर चलेंगे। एक थ्योरी है, मतलब इसका भी एचपी का, बहुत सिंपल सा, ये इंपॉर्टेंट सा, इसको लिख लेना। इसका एक थ्योरी है कि m टर्म ऑफ एचपी इज n इफ mth टर्म ऑफ एचपी इक्वल टू n, और दिया हुआ है nth टर्म ऑफ एचपी इक्वल टू m। तो आपसे पूछे अगर इफ देन mth टर्म, तो क्या पूछा आपके पास, m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म ऑफ एचपी, तो यह क्या आएगा, तो यह बच्चे आपके पास आएगा mn अपॉन m प्लस n। यह इंपॉर्टेंट सा है, इसे लिख लेते हैं, इसका मैं अभी एग्जाम्पल सिखा दूंगा आपको। ये क्या है, एग्जाम्पल आप इसका सीखना। ये क्या है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है कि a1 a2 a3 an इन HP, यह HP में है, ये क्या है HP में। तो मैंने आपको बोल दिया कि अगर मान लो कि 15th टर्म जो है, मतलब a15th जो है वो दिया है, मान लो तुम्हारे पास क्या दिया है, मान लो 25, और a25th टर्म दिया हुआ है 15। तो आपको फाइंड करना है m प्लस n टर्म, मतलब a25 प्लस 15 मतलब a40, 25 प्लस 15 m प्लस n टर्म मतलब 40वां टर्म क्या आएगा। तो 40वां टर्म अगर आपसे पूछ दे तो आप डायरेक्ट बोलोगे mn, m क्या है, m क्या है अपने पास 15, और n क्या है अपने पास 25, तो mn 25 इंटू 15 अपॉन 25 प्लस 15, तो ये क्या आया 25 इंटू 15 अपॉन 40, तो 5 8 जा 5 3 जा, तो 75/8, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन था, इसका ये सॉल्यूशन। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि mth टर्म जो है अगर HP का n है, nth टर्म अगर m है, रेसिप्रोकल एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, मतलब 5वां टर्म 7 है और 7वां टर्म 5 है, तो 7 प्लस 5 12वां टर्म क्या आएगा, तो 7 × 5 = 35 अपॉन 7 प्लस 5 12। समझ रहे हो मेरी बात, गॉट इट, क्लियर है। मतलब अगर mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो m प्लस n टर्म क्या आएगा, mn अपॉन m प्लस n। मतलब अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, अगर मैं बोलूं कि 5वां टर्म 7 है और 7वां टर्म 5 है, तो मैं बोलूं 12वां टर्म क्या आएगा, तो mn 7 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 5, मतलब 35/12 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में अब आ गया, बहुत बेसिक सी चीजें थी। चलिए अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलता हूं, वो जेई 2008 का सवाल है, एक अच्छा सवाल है, वो छोटा सा है लेकिन गुड क्वेश्चन है, जेई 2008 का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास, देखना ध्यान से, दिया है क्वेश्चन में कि ABC इन AP, क्या दिया हुआ है कि ABC इन AP, ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ABC इन AP, और मॉड A मॉड B मॉड C जो है वो लेस देन 1 है। दिया हुआ है कि मॉड A भी लेस देन 1 है, मॉड B भी लेस देन 1 है, एंड मॉड C भी लेस देन 1 है, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ x इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, y इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस b स्क्वायर डॉट 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 इंफिनिटी, और z इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस c स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, ये x y z दे रखा है। तो आपको पूछा क्या है, देन x y z आर इन, ऑप्शन है AP GP HP AGP। चलिए बताइए जरा, यह IIT 2008 का सवाल है, जेई 2008 का क्वेश्चन है। तो जरा देखें ध्यान से जरा इस सवाल को, कुछ नहीं है,
हमें ये सवाल खुद बताने की कोशिश कर रहा है, हमारे तुम्हारे कान में कुछ कह रहा है कि भाई ये क्या कह रहा है, तुम बताओ तो मुझे। पहला बात ये क्या कह रहा है मुझे, ये मुझे कह रहा है कि ए बी सी एपी में, तो अगर तीन संख्याएं एपी में होती है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, ये लिख के रख दो, ठीक है। उसके बाद मुझे ये कह रहा है कि मुझे x बता रहा है कि x सम ऑफ जीपी टर्म्स है, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। क्यों 1 माइनस आर होता है, क्योंकि 1 ए बी सी सब 1 से लेस है, तो a अपॉन 1 माइनस आर मतलब a अपॉन 1 माइनस आर मतलब 1 a क्या है 1 अपॉन 1 माइनस ए, y क्या है बताओ 1 अपॉन 1 माइनस बी, और z क्या है बताओ 1 अपॉन 1 माइनस सी। ये मुझे कह रहा है कि भाई तू एबीसी निकाल ले, क्योंकि एबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इससे अगर मैं एबीसी निकालूं तो क्या आ गया 1 माइनस ए। देखो बहुत तरीके से बना सकते हैं, वैसे एक तरीका ये बता दो फिर दूसरा तरीका बता दूंगा। 1 माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय एक्स, तो मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स, मतलब कह सकते हो एक्स माइनस 1 बाय एक्स। देखो मैं तो a का मान x माइनस 1 बाय एक्स आया, तो क्या तुम वैसे ही b नहीं लिख सकते हो कि y माइनस 1 बाय वाई, और वैसे ही c भी लिख सकते हो z माइनस 1 बाय जेड लिख सकते हो। एक दो तरीके से बताऊंगा, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बता दूंगा, बहुत ज्यादा आसान है। तो ए बी सी आ गया और 2b इक्वल टू ए प्लस सी है, क्या है 2b इक्वल टू ए प्लस सी है। तो भैया 2b, व्हाट इज b, b बताओ क्या है, b क्या निकाला है y माइनस 1 बाय वाई, y माइनस 1 बाय वाई, y माइनस 1 बाय वाई, a क्या है x माइनस 1 बाय एक्स, और c क्या है बताओ z माइनस 1 बाय जेड। तो ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी तरीके से ये जा रहा है, जा तो रहा है। अब चलो करते हैं, देखते हैं अपने पास ये क्या होता है। इससे तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये, चलो कोई बात नहीं है। 2y माइनस 2 बाय वाई, यहां अगर मैं देखूं ध्यान से तो यह क्या हो जाएगा, तो उल्टा तीर ले लिया, एक्स जेड प्लस माइनस जेड, एक्स जेड माइनस जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन एक्स जेड। ठीक है देखते हैं, इतना इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो भाई अब इसको जरा सॉल्व करो, उधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया 2x जेड वाई माइनस 2x जेड इसकल टू आया एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। कत्लेआम होगा, बोलो कत्लेआम, 2xyz, एक्स वाई जेड कैंसिल। तो क्या नजर आ रहा है तुम्हें, तुम्हें नजर आ रहा है कि ये सब माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 2xz इक्वल टू माइनस माइनस जेड वाई माइनस एक्स वाई, वाई कॉमन लिया माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। अब क्या होगा कत्लेआम के थ्रू माइनस खत्म, माइनस खत्म, तो क्या आया वाई इक्वल टू आया 2xz, 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो बताओ ये किसका टर्म है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का नहीं है। आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन 10th में पढ़ चुके, a प्लस बी बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है, और हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। तो क्या नजर आया मुझे एक्स वाई जेड इन एच पी, क्या नजर आया मुझे कि एक्स वाई जेड इन एच पी। एक दूसरा आसान तरीका बताता हूं, वो देखते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन बार फिर से समझ लो इसे। बना लिया तो बना लिया, क्या दिक्कत है, हर मेथड जानना चाहिए। तो अपने पास ए बी सी ए पी में था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहां इसका टर्म x का मान यह दिख रहा है मुझे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफिनाइट टर्म्स तक, x का मान ये, y का मान ये, z का मान ये। इससे मुझे ए बी सी निकाल लिया, ए बी सी निकल गया, a आया x माइनस 1 बाय एक्स, b आया y माइनस 1 बाय वाई, और z c आया z माइनस 1 बाय जेड। अब क्या था 2b इक्वल टू ए प्लस सी में इसको ले जाकर पुट कर दो, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी में ले जाकर पुट कर दिया, क्रॉस क्रॉस करके अपने पास आया y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब इसको दूसरा तरीका मैं तुम्हें समझाता हूं। दूसरा तरीका इसमें क्या था, वो ज्यादा आसान था। अपने पास आया था कि x इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस ए, y इक्वल टू आया था 1 बाय 1 माइनस बी, और z इक्वल टू आया था 1 बाय 1 माइनस सी, ये आया था, ठीक है। और क्या दिया था ए बी सी ए पी में है, ए बी सी इन ए पी, वेरी नाइस। तो क्या एपी में कोई चीज रहता है तो क्या सीखे हो कि पर्टिकुलर सेम नंबर मल्टीप्लाई, सेम नंबर प्लस कर दो या माइनस कर दो, वो एपी में ही होगा। तो हमने क्या किया, सब में 1 माइनस ए, 1 माइनस बी,
1 माइनस सी, क्या अभी भी यह एपी में है? बोलोगे हाँ सर ये एपी में। तो भाई साहब जब ये एपी में है तो इसका उल्टा करोगे, 1 बाय 1 माइनस ए, 1 बाय 1 माइनस बी, 1 बाय 1 माइनस सी, तो क्या यह एचपी में नहीं आएगा? बोलो हाँ सर ये एचपी में आएगा। और 1 बाय 1 माइनस ए है कौन? 1 बाय 1 माइनस ए है कौन? एक्स। 1 बाय 1 माइनस बी है कौन? वाई। और 1 बाय 1 माइनस है क्या? जेड। तो ये एचपी में आ गया। देखो कितना आसान था। तो यह मेथड क्या था? यह है दुष्ट बच्चों के लिए। दुष्ट बच्चे थोड़े से ज्यादा चालाक होते हैं, तो दुष्ट बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, और जो मासूम बच्चे हैं वह इस तरीके से ले जाएंगे। लेकिन क्या है कि वह भी बार बार ऐसे सॉल्व करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे मासूम दुष्ट बन जाएंगे। जितने भी मासूम हो, तुम लोगों को वादा है मेरा, एक दिन तुम्हें महादुष्ट बनाऊंगा। इतना दुष्ट बन जाओगे कि दुष्टता जो है कि एक परिभाषा तुम्हारे नाम से लिखी जाएगी। तो क्या है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद दुष्ट बन जाओगे। बोलो अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतना कौन करता है बे, अपन तो ऐसे करेंगे। गॉट इट? क्लियर है? तो हमारे सभी दुष्ट बच्चों को भी हमारा नमस्कार है। हमारे पास तो बहुत मासूम बच्चे ही अभी, धीरे धीरे तुम सबको दुष्ट बना दूंगा। चलो ठीक है, क्लियर है? तो क्या करना है तुम्हें? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और ज्यादा से ज्यादा दुष्ट बच्चे और मासूम बच्चे आए। और फिर देखते हैं किसकी संख्या ज्यादा होगी, दुष्टों की संख्या या मासूमों की संख्या। लेकिन ये बात फिक्स है कि सबको एक दिन महादुष्ट बनाना है मुझे। चलो भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी इन एपी। क्वेश्चन है अपने पास कि ए बी सी डी इन एपी, यह एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा है अपने पास कि ए बी सी ए बी डी। क्या पूछा है? पूछा अपने पास ए बी सी ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी, ए सी डी और बी सी डी किस में है? इन ऑप्शन दे रखा है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, एजीपी में है। चलो भैया बनाओ झटपट। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए जनाब। ए बी सी डी क्या है? एपी में है। तो बताना है इसके बारे में कि ए बी सी ए बी डी ए सी डी और बी सी डी किस में है। तो जरा देखो ध्यान से, मैंने लिखा, सॉल्यूशन देखते हैं। यह पता है कि ए बी सी डी इन एपी। वेरी नाइस। कोई दिक्कत? बोलो नो दिक्कत। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो अगर मैं एक बात बताया था आपको कि अगर कोई टर्म्स एपी में है, उसको तुम जैसे A1 A2 A3 AN AP में, तो क्या AN AN-1 इस तरीके से लास्ट A1 तक भी AP में होगा या नहीं होगा? यह आपको पता है कि अगर मैं लिखा A1 A2 A3 A4 AN इन AP, तो मैं लिख सकता हूं कि AN AN-1 AN-2 लास्ट A3 A2 A1 ऑल्सो इन AP। उल्टा कर दिए, AP में ही रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, क्या? डी सी बी ए इन एपी। कोई प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। क्या दिक्कत है उल्टा करके लिखने में? क्या दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 बाई डी, 1 बाई सी, 1 बाई बी, 1 बाई ए इन एचपी। यही साइड कोई बात नहीं, एचपी में। अब ये सारे टर्म्स एचपी में है, तो वो आपको पता है कि अगर सारे टर्म्स एचपी में हो तो किसी खास नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? सेम नंबर से कोई दिक्कत होगा? बोलो सर नहीं दिक्कत नहीं है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी डी से अपॉन डी, ए बी सी डी से अपॉन सी। याद रखना, अगर कोई भी टर्म्स एचपी में हो, किसी खास नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह एचपी में। अब क्या होगा? कत्लेआम। डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। क्या बचा? जा बताना मुझे। बचा तुम्हारे पास क्या? ए बी सी, ए बी डी, सी। यह था ना, कौन था? ए बी सी डी थे ना, यह ए है। देखो मेरी राइटिंग मुझे नहीं समझ में आती। ए सी डी
और क्या है बी सी डी, बी सी डी किस में है, इन एच पी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बताओ कोई दिक्कत हुआ इस सवाल में? मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा इस क्वेश्चन में। एनी गिला शिकवा, सिंपल सा था। यह ए बी सी डी एपी में है, मुझे स्पेशल केस दिया था ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी किस में, एपी में, जीपी में, एचपी में, एजीपी में। अरे भाई जब एचपी का सवाल चल रहा है तो एचपी में ही होगा ना, लेकिन अभी तो अलग बात है, लेकिन पेपर में तो समझना होगा ना। तो ए बी सी डी एपी में है, तो डी सी बी एपी में है, डी सी बी ए क्या है, एपी में है। अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि उल्टा कर दिया हमने, इधर से लिखो 1 2 3 4 5 एपी में, उधर से 5 4 3 2 1 भी एपी में ही होगा। आपको पता है इसका रेसिप्रोकल के तो एचपी में हो गया, 1/d 1/c 1/b 1/a एचपी में है। ठीक है, अगर टर्म्स एचपी में है किसी खास टर्म से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में मैंने एबीसीडी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डी कैंसिल, सी कैंसिल, बी कैंसिल, ए कैंसिल, आया क्या, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी किस में आया, एचपी में। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा? मुझे नहीं लगता किसी को कोई गिला कोई शिकवा हुआ होगा। चलिए जनाब आगे की ओर चलते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जेई 2006 का सवाल है, एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल कह सकते हो या एडवांस लेवल तो नहीं कह सकते, लेकिन मेंस लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये 2 बार आया हुआ है। 2006 में पहली बार ये सवाल पूछा था, फिर 2019 में ये पूछा, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा, लेकिन है सवाल वही। देखो मैं लिखता हूं सवाल को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है A1 A2 A3 AN इन HP, यह HP में है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN इन HP, यह HP में है, ये पहले से दे रखा है HP में। पूछा क्या है अपने पास, पूछा है अपने पास कि A1 A2 बताना है, कि फाइंड करना है A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस डॉट 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 AN माइनस वन इंटू AN की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन लिख रखा है, ऑप्शन है N A1 माइनस AN, दूसरा है ऑप्शन N माइनस वन A1 माइनस AN, तीसरा ऑप्शन है N A1 N A1 AN, चौथा ऑप्शन है N माइनस वन A1 AN। ये 4 ऑप्शन है जनाब, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ये जेई 2006 में पूछा था, जेई 2006 में, 2019 में पूछा, 2019 में अलग तरीके से पूछा था, लेकिन बेस क्वेश्चन का यही है। चलिए जरा देखिए, एक अच्छा सवाल है, इसको बहुत फोकस करके देखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले क्या सोचते हैं कि अगर A1 A2 A3 AN HP में है तो इसका उल्टा कर दूं तो वो AP में, क्योंकि HP में तो क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, सॉल्व करने के लिए अपन को इसमें कन्वर्ट करना होगा, AP में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने लिखा जनाब कि आप A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, AN है, इन HP में है आप, तो आपको AP में मैं लेके आऊंगा और आपको मैं लिखूंगा कि 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN इन AP, यह AP में। कोई डाउट? बोलोगे नो सर, नो डाउट, यह AP में। अब मैंने क्या पढ़ाया है कि अगर यह AP में, तो यह पहला टर्म है, यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा टर्म है, यह चौथा टर्म है, यह पांचवा टर्म है, ये चलते रहेगा। तो मान लो कि पहला टर्म अपने पास 1/A1, ये पहला टर्म है, तो 1/A1 अगर ये पहला टर्म है तो 1/A1 को तुम क्या लिख सकते हो कि भाई ये पहला टर्म है तो अल्फा है मानो। तो अगला टर्म क्या आएगा, अल्फा प्लस, दूसरे कलर से लिखता हूं कि अगर यह अल्फा है, दिस इज अल्फा, ये पहला टर्म अल्फा है, तो दूसरा टर्म क्या आएगा, अल्फा प्लस डी बोल लो या अल्फा प्लस डी ही बोल दो। ये तीसरा टर्म क्या आएगा, तो अल्फा प्लस 2D होगा। इस तरीके से एनवा टर्म क्या आएगा, तो अल्फा प्लस N माइनस वन इंटू डी होगा।
कोई दिक्कत बोलोगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत वाली क्या बात हो गई है। 1/, यह क्या होगी 1/A1 1/A2 1/3, जो येलो कलर में यह AP में, तो 1/A1 को हमने माना पहला टर्म अल्फा, तो अगला टर्म क्या आएगा अल्फा प्लस डी, अगला क्या आएगा अल्फा प्लस 2D, इस तरीके से यह बनते चला जाएगा। कोई दिक्कत बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चन क्या बनाना है। क्वेश्चन पूछा है कि A1 A2 A2 A3 A3 A4 डॉट 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 AN-1 इंटू AN की वैल्यू क्या है। तो जरा इस पर गौर फरमाइए कि 1/A1 को हमने अल्फा माना, 1/A1 को हमने अल्फा माना, ठीक है। तो A1 क्या आया, A1 आया 1/अल्फा। 1/A2 को हमने माना अल्फा प्लस डी, तो A2 कितना आया 1/अल्फा प्लस डी। तो हमने 1/A1 को AN को माना कि अल्फा प्लस N-1 इंटू डी, तो बताएं कि AN क्या आएगा, तो AN आएगा 1/अल्फा प्लस N-1 इंटू डी। कोई दिक्कत सर नहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा जो बेसिक चीजें हैं। यह अल्फा है, ये अल्फा प्लस डी अल्फा प्लस 2D, तो 1/A1 की वैल्यू अल्फा, तो A1 क्या आ गया 1/अल्फा। 1/A2 की वैल्यू अल्फा प्लस डी, तो A2 क्या आ गया 1/अल्फा प्लस डी। 1/AN की वैल्यू अल्फा प्लस N-1D, तो AN क्या आ गया 1/अल्फा प्लस N-1D। A1 A2 जरा गौर फरमाइएगा, A1 लिखा हमने, A1 आया 1/अल्फा, A2 क्या आया 1/अल्फा प्लस डी, ये मल्टीप्लाई में। तो भाई एक काम करो, तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं स्प्लिट द टू टर्म्स। इसके ऑप्शन को देखो तो मुझे दिख रहा है कि यह A1 AN में मतलब बाकी सबका कटना तय है। कौन बचेगा, सिर्फ A1 और AN बचेगा। तो कटना कब कटेगा, जब दो बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई प्लस में वो कटता है तब है, जब वो स्प्लिट ऑफ टू टर्म्स, ये AGP में पढ़ा चुका हूं स्प्लिट ऑफ टू टर्म्स, तो दो टर्म्स का आपस में टूटना है। तो भाई इसका मल्टीप्लाई को कैसे तोड़ूं ताकि ये, तो ये मैं देखूं ध्यान से कि इनका डिफरेंस क्या है, तो बोलोगे सर इनका डिफरेंस डी है, मतलब ऊपर डी होना चाहिए। तो अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा, तो देखो ये कट के सिर्फ डी बच रहा है, बोलोगे हाँ सर डी बच रहा है। ये बच रहा है नहीं बच रहा है, ये अल्फा और अल्फा प्लस डी को ऐसा लिखना, मतलब यह हो गया 1/d और 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस डी, क्या यह सही है या नहीं है। वो आगे में माइनस साइन, बताओ जोली झटपट बोलो क्या समझाया था, स्प्लिट कैसे करते हैं। इनका डिफरेंस यहां लिखते हैं 1/d, अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा, अल्फा कट गया, डी से डी कट गया, 1/अल्फा अल्फा प्लस डी। बताओ ये ऐसे लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। तो जनाब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको लिखिए ना, इसको ऐसे लिखिए, इसको आप लिखिए कि 1/d क्या आ गया 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस डी। अगले में क्या आएगा, अगले में सेकेंड में, चलो पहले इसको यहां लिख के बता देता हूं, बाद में उसको नेक्स्ट करेंगे। इसको तो मैंने ये सॉल्व किया, अब दूसरा A2 A3 को मैं सॉल्व करता हूं। तो A2 A3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो A2 A3 को क्या लिखूंगा बताओ 1/अल्फा प्लस डी, और क्या लिखूंगा बताओ 1/अल्फा प्लस डी, और लिखूंगा 1/अल्फा प्लस 2D। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना, स्प्लिट कैसे करते हैं मल्टीप्लाई में, इनका डिफरेंस कितना, बोलोगे सर इनका डिफरेंस डी है। बताओ 1/d यहां लिखूं, और कैसे स्प्लिट करते हैं अल्फा प्लस 2d माइनस अल्फा माइनस डी अपॉन अल्फा प्लस डी अल्फा प्लस 2d। अब जरा देखो क्या वहां डी ही आता है या नहीं आता है, या देखो तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा 2d माइनस डी, डी ही बचा और डी से डी कैंसिल। मतलब यह A2 A3 को मैं लिखना चाहूं, A2 A3 को लिखूंगा 1/d 1/अल्फा प्लस डी माइनस 1/अल्फा प्लस 2d। बताओ अब इसको लिखना सीख गए, अब इसको लिखना सीख गए नहीं सीख गए, फिर से देखो A1 A2 को लिखना था A1 1/अल्फा A2 1/अल्फा प्लस डी। तो अब यहां देखो ध्यान से कि स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट ऑफ टू टर्म्स। और कहां से पता चला कि मुझे स्प्लिट करना है, मुझे इससे पता चला कि ऑप्शन में हमने देखा कि सिर्फ A1 और AN है, वहां की मतलब सबका कटना तय है। तो मतलब वो कब कटेगा, जब वो दो टर्म्स का क्या होगा प्लस माइनस होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हो AGP में बताया था। तो हमने देखा कि इनका डिफरेंस डी है, तो डी कब आएगा जब अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा। देखो डी मतलब यहाँ जो डिफरेंस है वो नीचे में लिख देते हैं 1/d। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो, इनको एलसीएम लोग अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा,
तो ये क्या अल्फा अल्फा कट गया, डी से डी कैंसिल, 1/α इंटू 1/α प्लस डी। तो वैसे ही A2 A3 को लिख सकते हैं। तो अपन को लिखना क्या था, अपन को लिखना था A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 डॉट 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 an-1 इंटू an। ठीक है, तो पहला टर्म्स को हमने कैसे लिखा, पहला टर्म्स को हमने लिखा दिस, यह पहला टर्म्स है 1/d 1/α 1/α प्लस डी। तो 1/d 1/α माइनस 1/α प्लस डी। दूसरे टर्म को भी मैंने क्या लिखा, देखो दूसरे टर्म को क्या लिखा है 1/d 1/α प्लस डी माइनस 1/α प्लस 2d। तो 1/d 1/α प्लस डी माइनस 1/α प्लस 2d। ऐसे nवां टर्म को मुझे लिखना होगा तो क्या लिखूंगा 1/d 1/α प्लस क्या लिखूंगा अल्फा प्लस n माइनस 2 इंटू डी 1/d 1/α प्लस n माइनस 2 इंटू डी माइनस 1/α प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया क्या सब में 1/d कॉमन आ जाएगा, 1/t को बाहर निकाल दिए, 1/d को हमने बाहर निकाल दिया, क्या हुआ 1/α माइनस 1/α प्लस डी 1/α प्लस डी माइनस 1/α प्लस 2d। दिख रहा है आपको 1/α प्लस डी माइनस 1/α प्लस 2d। अब अगला ऐसे लिखते जाओगे तो लास्ट वाला क्या आएगा 1/α प्लस n माइनस 2 इंटू डी माइनस 1/α प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, कत्लेआम। कौन किसको काट रहा है, ये अपने आगे वाले को काट रहा है, इधर ये अपने आगे वाले को काट देगा, ये अपने आगे वाले को काट देगा, तो बचा कौन, यह दोनों। तो 1/d क्या आया 1/α माइनस 1/α प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करें जनाब इसे जरा, इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करें तो 1/d तो बाहर है, एलसीएम कितना आया अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उधर आ गया अल्फा प्लस एन डी माइनस डी, और ये क्या आया माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसल, तो क्या बचा एन डी माइनस डी, क्या बचा ऊपर में एन डी माइनस डी, बाहर में तो 1/d है ही, क्या है और क्या बचा अल्फा प्लस n माइनस 1d, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, अब मुझे दिख रहा है ऊपर में d कॉमन ले लिया तो n माइनस 1, नीचे यह 1/d है, 1/d है, कत्लेआम होगा, यह d का d कटना तय है। अल्फा बेसिकली क्या है, यह अल्फा है और यह क्या है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अभी इसी में क्वेश्चन छिपा है, d से d कैंसिल। तुम अब इसको ऐसे लिख सकते हो n माइनस 1 इंटू 1/α इंटू 1/α प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। n माइनस 1 क्या है, सॉरी 1/α क्या है, पहला टर्म, 1/α जो है वो पहला टर्म है, n माइनस 1 इसको बाहर लिख दिए, यह पहला टर्म है a1 और यह क्या है nवां टर्म है an। तो क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया अपने पास, आंसर आ गया n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an। देखो कौन सा ऑप्शन है, n माइनस 1 इंटू a1 इंटू an, कहां गया ऑप्शन, ये रहा n माइनस 1, ये लास्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। तो देखिए दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेई, यह जेई का सवाल है, यह जेई के सवाल का जलवा होता है कि मतलब आप ऐसे नहीं भाई 2 सेकंडों में आंसर आ जाएंगे, आपको प्रॉपर पेशेंस देखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर पेशेंस लगाना होगा कि नहीं हम क्वेश्चन बनाएंगे। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कुछ है नहीं सवाल में। सवाल था A1 A2 A3 AN HP में है, तो पूछा गया था A1 A2 A2 A3 A3 A4 AN n-1 की वैल्यू क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो पहला तो भाई HP में है
तो यह जैसे एचपी में तो उल्टा कर देंगे तो एपी में आ गई, यह एपी में आ गया। अब ये टर्म एपी में दिया है येलो, दिस इज एपी का पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। पहला टर्म हमने अल्फा माना, दूसरा टर्म अल्फा प्लस डी है, तीसरा टर्म अल्फा प्लस 2d है, तो एनवां टर्म हो गया अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट। तो अब क्या पहला टर्म 1/a1 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा तो a1 इक्वल टू क्या आया 1/अल्फा, 1/a2 इक्वल टू अल्फा प्लस डी, तो a2 इक्वल टू क्या है 1/अल्फा प्लस डी। ये अगर कॉन्सेप्ट पहले से पता हो तो डायरेक्ट यहां तक लिख सकते हैं। वैसे an इक्वल टू क्या आया 1/अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a1 a2 a2 a3 a3 a4 ऐसे। ऑप्शन में है कि दो टर्म से बाकी सबका कटना तय है, मतलब कंफर्म है कोई स्प्लिट होगा। तो जरा देखिए a1 a2 को लिख सकते हैं 1/अल्फा इंटू 1/अल्फा प्लस डी। अब दोनों का डिफरेंस क्या, स्प्लिट करने के लिए डिफरेंस d है तो यहाँ 1/d लिखते हैं। उसका क्या कहते हैं अल्फा प्लस डी माइनस अल्फा, चेक किए तो d ही बच रहा है, बिल्कुल सही है मानना। तो 1/d 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस डी। जिनको ये नहीं समझ में आया वो पिछले की 2-3 वीडियो जाकर देख लेना जिसमें मैंने स्प्लिट करना सिखाया है। तो 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस डी दिख गया है। सेकेंड टर्म a2 a3 है, तो वैसे ही दोनों का कॉमन, दोनों का डिफरेंस क्या है d, अल्फा प्लस डी अल्फा प्लस 2d का डिफरेंस क्या है d, तो यहाँ d होगा, तो वहां देखो चेक करके अल्फा प्लस 2d माइनस अल्फा माइनस डी दिख रहा है कि अल्फा कट गया 2d माइनस डी, d बिल्कुल सही है। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या कि 1/अल्फा प्लस डी माइनस 1/अल्फा प्लस 2d, बाहर 1/d कॉमन आ गया। तो यहाँ लिख दिया बाहर 1/d कॉमन, तो यह बाहर 1/d कॉमन, यह बाहर 1/d कॉमन, यह सब में 1/d कॉमन निकाल दिया दिस। अब दिख रहा है सेकंड फर्स्ट को काट, मतलब थर्ड सेकंड को काट रहा है, ऐसे मतलब सब अपने पहले वाले को काट रहा है, सब अपने आगे वाले का मर्डर कर रहा है। ये इसका मर्डर कर दिया, इसको मर्डर करने वाला ये है तो इसको आगे मर्डर कर देगा, इसको मर्डर करने वाला कोई पैदा ही नहीं लिया। तो बचा क्या 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एलसीएम लेके सॉल्व किया, जैसे सॉल्व किया दिस आ गया, डी कॉमन लिया, फिर डी से डी कट गया, n माइनस 1 1/अल्फा इंटू 1/अल्फा प्लस n माइनस 1 डी। तो 1/अल्फा क्या है a1 है, 1/अल्फा प्लस n माइनस 1 डी क्या है an है। तो ये आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत हुआ? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी। चलो एक शानदार अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन लास्ट करेंगे। देखिए एक बेहतरीन सा सवाल है, अच्छा सवाल, छोटा मोटा सा सवाल है। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25 z स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है एक्स वाई जेड 15/x 3/y प्लस 15/x प्लस 3/y प्लस 5/y प्लस 3/z, 5/y प्लस 3/z, ये x है। 15/x 5/y प्लस 3/z। क्वेश्चन क्या है ये दिया दे रखा है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास? क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड, देन यह इफ है, देन एक्स वाई जेड इन किस में है? एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, एजीपी में है। बहुत आसान सा सवाल है, देखो जरा ध्यान से, बहुत आसान से समझते हैं भाई। यार इसे ध्यान से देखो तो मुझे दिख रहा है यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये कुछ कह रहा है, हर सवाल कुछ कहता है, यह कह रहा है एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करो तो एक्स एक्स कट गया 15y वाई कट गया 5x और जेड कट गया 3xy। अब जरा ये ध्यान से देखो कि ये मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, ये मुझे दिख रहा है, ये कह रहा है कुछ, क्या कह रहा है सुनो इसकी बात। एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दिख रहा है मुझे क्या कह रहा है कि 3y इंटू 5z प्लस ये क्या कह रहा है 5x इंटू 5z, ये क्या कह रहा है x इंटू 3y। ये दिख रहा है तुम्हें कुछ कह रहा है, तो तुम्हें ये कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। क्या ये कह रहा है? देखो जरा ध्यान से, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी ए सी है। हु इज ए अगर x है, a अगर x है, b क्या है 3y है, b क्या है 3y, दिस इज 3y इंटू 5z, या 3y इंटू 5z दिख रहा है।
यह x इंटू 5z है, x इंटू 5z, और ये क्या है x इंटू 3y, मतलब ए बी बी सी ए सी है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी सी ए सी कब होता है? एक ही कंडीशन पे होता है, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी स्क्वायर, ए क्या है x, b क्या है 3y और 5z, यह जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो हो जाएगा सब टर्म्स, मतलब क्या हो जाएगा, वो एपी जीपी में होगा नहीं। और नेक्स्ट होता है कि या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हु इज ए? x है। हु इज b? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हु इज ए? x। b क्या है बताओ, b झटपट बताओ, 3y, और z क्या है 5, मतलब c क्या है 5z। दिस इज 3y और ये क्या है 5z। तो अगर ये तीनों बराबर है तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा, x इज टू y इज टू z। कैसे निकालते हैं पता है ना, इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आया 15, 15 में इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आया 15। अगर मैं बोलूं कि 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 5c, मैं पूछूं बताओ a b c क्या आएगा, तो इसका तरीका निकालने का बेसिक फंडामेंटल क्लास में पढ़े थे, 3 2 5 का एलसीएम कितना आया, एलसीएम ऑफ 3 2 5 30, 30 में 3 से भाग दो 10, 30 में 2 से भाग दो 15, 30 में 5 से भाग दो 6, तो 10 15 6। या एक दूसरा तरीका होता है कि एबीसी का रेशियो निकालना, इसको ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, इसको ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, इसको ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, 10 15 6 आ गया। तो यहां अगर मैं देखूं एक्स वाई जेड, इसको ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15, इसको ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1, इसको ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3, तो क्या है 15 1 3। कुछ गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से, देखो तो 15 1 3, कुछ गलत हुआ, हाँ कुछ गलत हुआ। y को ढक दो तो 1 इंटू 5 5 होगा ना, वही तो मुझे लग रहा था। अब एक्स वाई जेड का रेशियो 15 5 3 है। तो भैया एक्स वाई जेड के बारे में बोला है कि वो एपी में है कि जीपी में है, एचपी में है। तो एपी में कब होता है, ये 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड होना चाहिए। जीपी में होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होना चाहिए। और एचपी में होगा तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड होना चाहिए। क्या ये सेटिस्फाई करता है, जरा देखो तो, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड मतलब 10 इक्वल टू 18, नहीं। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, y स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू 45, गलत। इसको मैं देखूं ध्यान से तो 5 इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 15 प्लस 3, देखो तो ये होता है 45 90 90 बटे 18 18 25 90, देखो 5 सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये किस में है, ये 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, मतलब ये एचपी में है। मतलब एक्स वाई जेड जो है वह एचपी में, किस में है, एचपी में। आई बात समझ में? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं सवाल में। अपन ने पहले क्या किया, एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल ली। अब ये दिख रहा है कि एपी में नहीं है, एपी मतलब दूसरा टर्म 5 दूनी 10, इसका 2 गुना इन दोनों के योग के बराबर है, नहीं। इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, नहीं। तो तीसरा बच गया क्या, एचपी। एचपी में क्या होता है 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो 2xz 2 इंटू 15 इंटू 3 अपॉन 15 प्लस 3 45 90 90 अपॉन 18 मतलब 5, बिल्कुल सही है। तो यह क्या आया, एचपी में। दिस इज इन एचपी, थर्ड ऑप्शन। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने काफी कुछ कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे हार्मोनिक मीन इंसर्टेड, और फिर आपका और भी जो बचा हुआ है हार्मोनिक मीन का, फिर एजीपी का रिलेशन क्या है, जैसे आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, उसके बाद फिर होता है एएम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में एक रिलेशन होता है कि रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस बड़ा होता है एपी अर्थमेटिक मीन से, एएम से उससे छोटा होता है, जीएम उससे छोटा होता है, एचएम, उस पर कैसे सवाल बनते हैं। फिर इंसर्टेड वाला क्वेश्चंस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में भी आपका इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो आपको अब रेगुलर रहेगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक बहुत भारी मिस्टेक था, मिस्टेक क्या मतलब बहुत ऐसी इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ गया था, नहीं तो जनरली मैं क्लास नहीं स्किप करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वैसे तो आज मेरे चेहरे पे लग रहा हो कि मैं थका हुआ हूँ, बिल्कुल आंखें बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि बिल्कुल लेट नाइट जर्नी करके आया। सुबह आया हूँ मैं 10 बजे 10 11 बजे, और फिर मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ा सा मैंने कंटेंट देखा बनाया, फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया, और अभी आप देख पा रहे होगा। ठीक है, तो फिर से हो जाओ एनर्जी में, आ जाओ फुल एनर्जी में। अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे साथ लगातार बने रहिए।
मतलब देखो, जो भी बच्चे पिछला नहीं पढ़े तो उस वीडियो को जाके देखिए, पिछला हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाया हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया हूँ, लॉगरिदम पढ़ाया हूँ, तो ये सब देखो, जाके पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए। ये सब करने के बाद मैं सोचा हूँ कि एक क्लास 12 का एक चैप्टर शुरू करूंगा। देखना, बताना तुम लोग कमेंट करके कौन सा चैप्टर शुरू करूँ क्लास 12 का, क्योंकि 11th के आपसे 5-6 चैप्टर हुए, तब तक आप लोग इसको पढ़ोगे 11th वाले बच्चे, तब तक कुछ चैप्टर 12 वालों को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। रेगुलरिटी बनाए रखिए। देखो, बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। जितना ज्यादा आप पढ़ाई में रेगुलरिटी रखोगे उतना ज्यादा आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। किसी को मन नहीं करता है दिन भर में पढ़ते रहूं, ये जो जीवन मिला है सोचता है कि खुश में एकदम जीऊं, खुलकर जीऊं, जियो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रायोरिटी लेवल पे आपकी स्टडी होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि किसी को गायब कर दो, प्रायोरिटी लेवल पे रखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कितना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, कि भाई पूरा टाइम का कितना परसेंट तुम्हारा पढ़ाई में है, कितना परसेंट तुम खेल। मैंने पहले भी बताया था कि 4 चीजें तुम्हारी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी, डाइट मतलब सही डाइट, और गेम। 1 से 1.5 घंटा आपको गेम खेलना है, 45 मिनट आउटडोर गेम खेल लो, 45 मिनट इंडोर खेल लो, मतलब आपका माइंड भी चलना चाहिए और बॉडी भी चलनी चाहिए, मतलब या जिमिंग कर लो, जो भी हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। और वीक में एक दिन थोड़े बहुत बिचिंग कर लो, दोस्तों के साथ गॉसिप कर लिया, हाँ ये हो रहा है, ये चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है, जो भी हो समथिंग, फलाना ये हो गया, फलाना का ये हो गया, जो भी समथिंग, जो भी आपके बाबू सोना है, उससे वीक में भी तुम एक बार बात कर लोगे तो सफिशियंट, क्योंकि बाबू सोना भी आपका जो भी चीज पढ़ाई कर रहा होगा कुछ ना कुछ, तो वो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में पढ़ाई करो, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।